प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास की फिजिक्स की यूनिट ग्रेविटेशन और आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटी। प्यारे बच्चों, आज के इस पूरे लेक्चर को बिना स्किप किए देखने के बाद जो क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे वो है, नोट कर लीजिएगा। नंबर 1, व्हाट इज ग्रेविटी। नंबर 2, डिफाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और थर्ड, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको समझाया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें हमने बताया था कि दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं और उसका फार्मूला भी हमने ड्राइव किया था। लेकिन आज अब अगर उन दो बॉडीज में से एक कोई प्लेनेट हो, यानी कि जैसे अर्थ, तो उस प्लेनेट के द्वारा उस बॉडी पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जाएगा उसे ग्रेविटी कहते हैं। और आप जानते हैं कि जब भी किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगता है तो उसकी वेलोसिटी में बदलाव आ जाता है, चेंज आ जाता है। एंड चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो ये जो ग्रेविटी है, जो प्लेनेट किसी बॉडी पर लगा रहा है ग्रेविटेशन फोर्स, तो ये ग्रेविटी एक फोर्स ही तो है, तो ये भी उसकी गति में परिवर्तन करेगा, उसमें एक्सेलरेशन पैदा करेगा। तो इस ग्रेविटी की वजह से जो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होता है उसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो चलिए, अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज ग्रेविटी। द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेनेट ऑन एनी बॉडी is called gravity, and acceleration produced in any body due to gravity is called acceleration due to gravity। और प्यारे बच्चों, इसको आप लिखेंगे कैसे? पेपर में लिखना भी होता है, हम आपको पहले समझाएंगे बहुत अच्छी तरीके से और फिर मैं बताऊंगा कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, तभी तो हमारा पर्पज हल होगा अच्छी स्कोरिंग का। तो चलिए लिख लेते हैं कि ये ग्रेविटी क्या है। द ग्रेविटेशनल फोर्स, gravitational force of any planet, अर्थ हो सकता है या कोई भी प्लेनेट हो सकता है, any planet on a body is called gravity, and acceleration produced in any body due to gravity is called acceleration due to gravity। वो भी लिख लीजिए। acceleration produced in any body due to gravity is called acceleration due to gravity। और प्यारे बच्चों, ये जो acceleration due to gravity, इसे हम स्मॉल g से लिखते हैं। लिख भी दीजिए, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल g। और मैं आपको बताऊं कि जो अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ सरफेस की बात करें, तो इस g की जो वैल्यू होती है वो फिक्स यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्केल होती है। तो ये हमारे पास पहला हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया, व्हाट इज ग्रेविटी, या फिर डिफाइन ग्रेविटी, तो आप इस तरह से लिखेंगे। और सेकंड, डिफाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो फिर यही लिखेंगे, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन एनी बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मेन क्वेश्चंस की तरफ हम लोग पहुंचते हैं। छोटी बात आपसे पूछें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर द अर्थ सरफेस, ये हालांकि ये वेरी करती है, जिसको हम कमिंग हमारा जो लेक्चर रहेगा उसमें आपको बताएंगे। लेकिन अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो है एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिराइव द फॉर्मूला और एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वही चीज मैं यहां लिख रहा हूं, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
प्यारे बहुत ही इजी स्टेप में आपको बताऊंगा। देखिए, हम दो तरीके से किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे। जैसे ये कोई बॉडी है और अर्थ इसे खींच रही है। किस फोर्स से खींच रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स से। और उस ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि F जो होता है वो Gm/m/r² होता है। दूसरा, एक और बात प्यारे बच्चों, अगर हमें पता है इस बॉडी का मास m है और ये बॉडी पृथ्वी के सेंटर की तरफ खींच रही है ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो इस पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है? और जितना इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है वो इसका वेट है, और वो हमने न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन से निकाला था, F बराबर m में। तो दो तरीके से हम ये फोर्स निकालेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे क्योंकि दोनों हैं ही एक, और फिर जो कैंसिल होंगे उन्हें कैंसिल कर देंगे और G एक तरफ आ जाएगा और हमारा G का एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव हो जाएगा। समझ गए? बहुत इजी स्टेप है। तो चलिए शुरुआत कर लीजिए। देखिए, मान लीजिए कि ये अर्थ है। अर्थ तो मैं ले रहा हूं, बाकी कोई भी प्लेनेट हो सकता है, और इस प्लेनेट का मास m है और इसका रेडियस r है। ये कोई ग्रह है और ये अर्थ हो सकती है, ठीक है। और यहां पर देखिए, ये कोई बॉडी है और इस बॉडी का मास स्मॉल m है, और ये हमारी इस अर्थ से ये जो दूरी है इसको मैं r मान लूंगा। क्या करने जा रहे हैं हम? एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसे डिराइव करने जा रहे हैं। उसके लिए थोड़ी सी फाउंडेशन हमने तैयार कर ली कि कंसीडर ए प्लेनेट ऑफ मास m एंड रेडियस r। ठीक है, इट मे बी अर्थ बिकॉज अर्थ इज आल्सो ए प्लेनेट। चलिए लिख लेना, ये बड़े सुंदर ढंग से जो समझ रहे हैं वही आप लिखिए, फिर आपका ये क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। और पिछले लेक्चर में भी हमने देखिए बहुत से क्वेश्चंस जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से संबंधित आपके तैयार करवा दिए थे, और कमेंट्स के माध्यम से आपने बताए थे कि तैयार हुए हैं, आपको समझ में आए हैं, और यहाँ पर भी ये क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। ऐसे ऐसे करके हम सभी क्वेश्चंस आपके तैयार करवा देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी और आपके लोकल जो क्लास एग्जाम्स हैं उनके भी। तो चलिए यहां से हम लिख रहे हैं, इस तरह से लिखना, कंसीडर ए प्लेनेट ऑफ मास m, अर्थ हो सकता है, एंड रेडियस r। ठीक है, let a body of mass m is at distance smaller from the center of the planet. Let m is the mass of a body at distance r from center of अर्थ कह दीजिए, क्योंकि मैं इस प्लेनेट को सिंपलिसिटी के लिए अर्थ ही ले रहे हैं। हम अर्थ पे रहे हैं तो हम अर्थ की ज्यादा बात करेंगे, बाकी ये कोई भी प्लेनेट हो सकता है। अब मुझे एक बात बताइए सबसे पहले कि भाई एक ये बॉडी है, मान लीजिए एक ये बॉडी, हमने आपको पिछले लेक्चर में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताया था। तो इन दोनों बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है अगर इनके बीच की दूरी r है? अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए, उसका फार्मूला लिख दीजिए, यस या नो लिख दीजिए। जिनको पता है, जिनको नहीं पता है वो नो लिख दे, ताकि मुझे पता चले कि कितने स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता है। तो चलिए मैं लिख देता हूं, यानी कि अकॉर्डिंग टू, मैंने कहा था ना कि इस बॉडी पर दो तरीके से हम फोर्स निकालेंगे, एक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, एक न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, और फिर दोनों को इक्वेट करेंगे। तो चलिए पहला तरीका हम लगा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पहले तो बता दीजिए कि कितना होता है। इस फोर्स को मैं F1 से लिख लेता हूं। पहले फार्मूला बताइए। देखिए आप कहेंगे सर फार्मूला तो हमने ये पढ़ा था, m1 m2 by r²। ये m1 ये है, m2 ये है, और ये दूरी r है। बस चलिए, जब हमें पता ही है तो हम लिख भी देते हैं g। m1 की जगह क्या लिख देते हैं? m, और इसकी जगह क्या लिख देते हैं? स्मॉल m, और नीचे क्या लिख देते हैं? r²। है ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमने
इन दोनों बॉडीज के बीच में, जो एक तो बॉडी है और एक अर्थ है, इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लिया, यानी कि इस बॉडी के ऊपर इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकाल दिया। अब आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक और फोर्स जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से लगता है उसे भी निकालेंगे और फिर तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये क्या है? इस लॉ के मुताबिक बता सकते हैं कि इस बॉडी पर कितना फोर्स एक्ट करेगा। अगर इसका मास m है और इसमें मान लो इस फोर्स की वजह से, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ है वो a, यानी कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये तो होता है m इंटू a। बट हम जानते हैं हमारे केस में जो ये एक्सेलरेशन है ये है g के बराबर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो ये प्लेनेट यानी कि जो हमारी अर्थ है इस बॉडी पर लगा रही है, उसकी वजह से ये एक्सेलरेशन पैदा होता है। ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए प्यारे बच्चों, आपको जो मैं समझा रहा हूं वही मैं लिख रहा हूं जो आपको एग्जाम में लिखने हैं। अगर ऐसे लिखेंगे तो पूरे नंबर आप लेंगे अपने उस क्वेश्चन के लिए जो आप तैयार करें, और ऐसे सभी क्वेश्चन हम आपके तैयार करवाने हैं। बस आप तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए और समय समय पर यस नो करके कमेंट्स, अपनी जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है वो जरूर हमें बताते रहिएगा। बस तो देखिए, तो ये इक्वेशन अब हमारे पास क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू, इसको मैं F2 कह देता हूं ताकि अंतर हो जाए, m इंटू जी हो गया मेरे बच्चे। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। देखिए ये एक F1 है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकाला है, और ये न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। लेकिन इसी बॉडी पर एक्ट कर रहा है यही सेम ही तो फोर्स है भाई। इसका वेट भी ग्रेविटी की वजह से होता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये प्लेनेट इस बॉडी पर लगा रहा है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमने पहले निकाले, तो दोनों सेम है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे। हम कह रहे हैं कि एज F1 इज इक्वल टू F2, तो पुट दिस वैल्यू ऑफ F1 एंड F2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। तो F1 की वैल्यू जो है हमारे पास, ये देखिए आपको इस तरह से, ये F2 इधर रख दिया मैंने पहले ही, और ये हो जाएगा Gmm/r स्क्वायर। ये F2 है और ये F1 है, दोनों बराबर है, लिख दिया। जो कटता है काट दीजिए, ये काट दिया जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारे पास आ गया है G, इट इज इक्वल टू Gm/r स्क्वायर। ये डायरेक्शन के लिए हम लोग लगा देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर मैं 3 कह देता हूं। और एक स्क्रीनशॉट आप और लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा इसको और आगे आपको समझाता हूं। अब प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताइए कि ये जो बॉडी है ये अर्थ के यहां पर है, मान लो सरफेस पर है या फिर सरफेस के नजदीक है, क्योंकि आर जो रेडियस ऑफ अर्थ में 6400 किलोमीटर, जो बहुत ज्यादा है। अगर कुछ मीटर की दूरी पर है तब भी इस आर के कंपेरेटिवली, यानी कि रेडियस ऑफ प्लेनेट के कंपेरेटिवली, ये दूरी नेग्लिजिबल होती है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये बॉडी हमारी यहां होती, सरफेस पर होती, तो ये स्मॉल आर किसके लिए, यानी कि इफ बॉडी इज नियर द सरफेस या ऑन द सरफेस, सरफेस और ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनेट कहिए या अर्थ, ठीक है। तो ये स्मॉल आर जो है इट विल बी नियर इक्वल टू आर। ये देख लीजिए, ये अगर यहां होती तो ये वाली जो दूरी है ये हमारे इस आर के बराबर ही होती। फिर हमारी ये इक्वेशन क्या बन जाती, इक्वेशन 3 बिकम्स, ये देखिए ऐसे क्या बन जाएगी, G इज इक्वल टू Gm/r स्क्वायर। ये दिस इक्वेशन गिव्स दी
एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। हमसे पूछा था डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो ये है। अब यहां एक और चीज आपसे पूछ सकते हैं कि ऑन व्हाट फैक्टर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स। इन क्वेश्चंस को लिखते जाइए, फिर देखिए आपकी एक लिस्ट बनेगी कि ये क्वेश्चन भी मुझे आ गया, ये भी आ गया, जो पिछले लेक्चर में बताया था इसमें भी बताया है और आगे भी बताएंगे। तो सारे क्वेश्चन जब आपकी समझ में आ रहे हैं तो फिर इनको लिखते जाइए। एक जो टैली है क्वेश्चंस की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जाएगी और आप देखेंगे लगभग सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको आ चुके हैं सिर्फ एक बार देखने मात्र से। तो देखिए यहां से हम देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स ओनली ऑन द मास एंड रेडियस ऑफ द प्लेनेट। यहां कहीं पर भी स्मॉल एन तो आया ही नहीं। इसका मतलब है ये मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड नहीं करती। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? इक्वेशन 4 गिव्स एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट डिपेंड्स ऑन mass and radius of अर्थ, और जिस भी प्लेनेट की आप बात कर रहे हैं। मेनली ये चीज लिखनी जरूरी है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी। ये बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करते। एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जा सकता है, एक आयरन बॉल और एक पीस ऑफ पेपर किसी हाइट से छोड़ दिया गया, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी बॉडी सरफेस पर जल्दी आएगी? कमेंट्स कीजिए। क्या सोच रहे हैं? मुझे पता है कि आप में से ज्यादा यही कह रहे हैं कि जो हैवी बॉडी है वो पहले आएगी, आयरन बॉल या क्रिकेट बॉल जो भी है वो पहले आएगी, कागज का टुकड़ा जो है वो बाद में आएगा। क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इस बॉडी के मास पर तो डिपेंड ही नहीं करती, दोनों में सेम एक्सेलरेशन पैदा होगा। एक्सेलरेशन का मतलब होता है उनकी वेलोसिटी सेम चेंज होगी, तो जमीन पर भी दोनों साथ ही आएंगे क्योंकि दोनों में सेम एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। वो उनके मास पर तो डिपेंड नहीं कर रहा। हाँ, कागज जो पीस ऑफ पेपर है वो थोड़ा बाद में इसलिए आता है प्रैक्टिकली क्योंकि वहां पर एयर रेजिस्टेंस होती है, हवा उसको रोक लेती है और उसका अपोजिशन ज्यादा होता है, तो वो थोड़ी देर में। अगर हम इस मीडियम को रोक हटा दें और फिर दोनों को एक साथ डालें तो दोनों सेम टाइम में आएंगे, और उसका आंसर यही है बिकॉज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी does not depend on the mass of the object. So both the light and heavy body comes at the same time on the ground if they are released simultaneously from the certain heights. तो प्यारे बच्चों देखिए बहुत से क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल गए होंगे। सबसे पहले आपने जाना व्हाट इज ग्रेविटी, डिफाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसके छोटे मोटे जो क्वेश्चंस हैं जो इनसे रिलेटेड है वो भी आपको पता चल गया। और ये सब कुछ अगर आपको समझ में आया है और इसी तरीके से सभी टॉपिक्स को आप तैयार करना चाहते हैं एक बार में ही, तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ये मुझे पता है आपने सब्सक्राइब पहले ही कर रखा है, नहीं किया है तो कर लीजिए इन दोनों चैनल्स को जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम जानेंगे कि ये जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, इसका वेरिएशन कैसे होता है, अर्थ की शेप की वजह से, अर्थ के हाइट के ऊपर जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा, डेप्थ में जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा, जमीन के सेंटर पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, और जो है इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ है, लैटिट्यूड है, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर हमारी ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करती है। वन बाय वन करके हम सभी को डिस्कस करेंगे बहुत ही आसान भाषा में। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ, तब तक आप ऐसे ही मन लगा करके पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।